नमस्कार। BUHS फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी फर्स्ट ईयर नर्सिंग कैंडिडेट्स का इस 10 मिनट के रैपिड रिव्यू एक्सप्लेनर में स्वागत है। एक सीनियर नर्स के नज़रिए से आज हम GNM सिलेबस के सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सीधे सिलेबस पर आते हैं और उन 4 मूलभूत स्तंभों को देखते हैं जो एग्जाम प्रिपरेशन गाइड में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं: एनाटॉमी, इन्फेक्शन कंट्रोल, वाइटल साइंस और हाइजीन। ये वो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं जो बोर्ड्स में लगातार पूछे जाते हैं। इस सेशन को हमने 5 अलग-अलग और परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स में बांटा है। 1. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रिव्यू। 2. इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टेरिलाइजेशन। 3. वाइटल साइंस और इमरजेंसी। 4. हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट और 5 आवश्यक पोषण अवधारणा हैं। ये पूरा रोड मैप एक माइक्रोस्कोपिक सेल से लेकर ओवरऑल पब्लिक हेल्थ तक जाएगा। तो चलिए अपने पहले मॉड्यूल से शुरुआत करते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रिव्यू, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक एसेंशियल्स और ऑर्गन फंक्शंस को समझेंगे। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेल ऑर्गेनल्स के ये निकनेम्स या उपनाम सीधे मल्टीपल चॉइस सवालों में आते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस याद रखना, क्योंकि ये ATP बनाता है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल सेंटर है और गोल्जी उपकरण का काम सिक्रीशन के लिए पैकिंग करना है। ये वो कीवर्ड्स हैं जो सीधे परीक्षा में नंबर दिलवाते हैं। वार्ड ड्यूटी के दौरान शरीर के प्रमुख अंगों के कोर फंक्शंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बिल्कुल जरूरी है। यहां ध्यान दीजिए कि लिवर डिटॉक्सिफाई करता है और बाइल यानी पित्त बनाता है। वहीं किडनीज का मुख्य काम सिर्फ ब्लड फिल्टर करना नहीं, बल्कि फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखना भी है। ये ऐसी डिटेल्स हैं जो एकदम क्लियर होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 2 पर, इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टेरिलाइजेशन, जहां मुख्य फोकस क्लिनिकल वातावरण को सेफ रखने पर है। एक कॉमन मिस्टेक जो एग्जाम्स में अक्सर होती है वो है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच का कंफ्यूजन। मेन पॉइंट यह है कि स्टरलाइजेशन अत्यधिक प्रतिरोधी बैक्टीरियल स्पोर्स को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, जबकि डिसइंफेक्शन इन स्पोर्स को रिलायबली किल नहीं कर पाता। ये अंतर याद रखना बहुत क्रूशियल है। और जब बात मैट्रिक्स की आती है तो ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन के एग्जैक्ट टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर को मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ऑटोक्लेव के लिए 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSI प्रेशर पर 15 से 20 मिनट के लिए। ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जिसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। केमिकल स्टेरिलाइजेशन में एंडोस्कोप के लिए 2% ग्लूटाडिहाइड यानी साइडेक्स का 10 घंटे तक इस्तेमाल होता है। इन्फेक्शन की 6 कड़ियों वाली चेन को तोड़ने के लिए हैंड वॉशिंग सबसे बड़ा हथियार है। ये सख्त सीक्वेंशियल प्रोटोकॉल WHO द्वारा बताए गए हैंड हाइजीन के 5 क्रिटिकल मोमेंट्स को दिखाता है। पेशेंट को छूने से पहले, असेप्टिक प्रोसीजर्स से पहले, बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर के बाद, पेशेंट को छूने के बाद और उनके आसपास की जगह को छूने के बाद। सिंपल लेकिन एब्सोल्युटली एसेंशियल। अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, वाइटल साइंस और इमरजेंसी, यानी डायरेक्ट पेशेंट असेसमेंट और फर्स्ट एड प्रोटोकॉल। चलिए इस क्रिटिकल कंपैरिजन चार्ट को देखते हैं। यहाँ नॉर्मल रेंजेस के साथ साथ असामान्य स्थितियों की स्पेसिफिक क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी पर फोकस करना है। पल्स रेट बढ़ने पर टैचिकार्डिया और कम होने पर ब्रेडिकार्डिया। उसी तरह रेस्पिरेशन यानी श्वसन दर बढ़ने पर टैचिपनिया। कोई भी नर्सिंग रिपोर्ट लिखते वक्त इन्हीं सटीक टर्म्स का इस्तेमाल करना होता है। कार्डियक अरेस्ट जैसी इमरजेंसी में CPR हमेशा एक सख्त CAB यानी कैब सीक्वेंस फॉलो करता है। इसमें सर्कुलेशन हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है। इसका मतलब है बिना किसी देरी के तुरंत हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशंस शुरू करना, जो करीब 2 इंच गहरे और 100 से 120 प्रति मिनट की स्पीड पर होने चाहिए। फिर एयरवे ओपन करना और आखिर में ब्रीथिंग यानी रेस्क्यू ब्रेथ्स देना। स्नेक बाइट्स और बर्न्स को ट्रीट करते वक्त बोर्ड एग्जाम्स अक्सर ये टेस्ट करते हैं कि किसी भी हालत में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे बर्न्स पर बर्फ, घी या टूथपेस्ट लगाना, छालों को फोड़ना या सांप के काटने पर कट लगाना और टाइट पट्टी बांधना। ये सब पूरी तरह कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। फर्स्ट एड प्रायोरिटी सिर्फ साफ बहता पानी डालना या प्रभावित अंग को स्थिर रखना है। मूव करते हैं मॉड्यूल 4 की तरफ, हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट, जहां फोकस पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी प्रोटेक्ट करने पर है। बायोमेडिकल वेस्ट या BMW कलर कोडिंग सिस्टम किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल की सेफ्टी का फाउंडेशन होता है। यहाँ हर बैग का कलर एक स्पेसिफिक वेस्ट टाइप और डिस्पोजल मेथड से जुड़ा होता है।
पीली थैली ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए है, जिसका भस्मीकरण यानी इंसिनेशन होता है। वहीं लाल थैली रिसाइकल होने वाले प्लास्टिक के लिए और वाइट पंक्चर प्रूफ बॉक्स शार्प नीडल्स और ब्लेड्स के लिए होता है। इसे हमेशा उंगलियों पर याद रखना चाहिए। और अब अपने आखिरी मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, आवश्यक पोषण अवधारणाएं, जिसमें हम डेफिशिएंसीज और बीमारियों को कवर करेंगे। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की इन दो गंभीर स्थितियों को पहचानने का एक बहुत ही क्लियर तरीका है। क्वाशियोकर में हमेशा सूजन या इडीमा दिखाई देता है, जैसे पेट या पैर फूलना, जबकि मरास्मस में एक्सट्रीम मसल वेस्टिंग होती है और शरीर का फैट बिल्कुल गायब हो जाता है, जिससे कंकाल जैसी संरचना बन जाती है। ये डिफरेंस एग्जाम्स में पक्का पूछा जाता है। न्यूट्रिशन से आने वाले इन हाई यील्ड सवालों पर ध्यान दें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी से स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना, विटामिन डी की कमी बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया करती है। स्पेसिफिक विटामिन्स को उनकी बीमारियों से डायरेक्ट लिंक करके याद रखना एग्जाम में टाइम बचाने का बेस्ट शॉर्टकट है। इस एक्सप्लेनर का अंत एक क्विक एक्टिव रिकॉल टेस्ट के साथ करते हैं। सोचिए, सीएबी प्रोटोकॉल के अनुसार सीपीआर के लिए कंप्रेशन और वेंटिलेशन का बिल्कुल सही अनुपात क्या है? अगर जवाब 30 और 2 30:2 ध्यान में आया है तो तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। फाइनल बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने के लिए यही प्रिसिशन चाहिए और आगे चलकर एक बेहतरीन नर्स बनने के लिए भी, क्योंकि यही छोटी छोटी डिटेल्स आखिर में जिंदगियां बचाती हैं। हैप्पी स्टडीइंग।